किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश में इस बार आम की अच्छी पैदावार होने की संभावना। लहसुन की फसल से किसानों की आय में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में बढ़ रही उन्नत नस्ल के पशुओं की मांग। किसान भाई अनाज के उचित भंडारण से कर सकते हैं नुकसान में कमी। और पंतनगर में 4 से 7 मार्च तक होगा किसान मेले का आयोजन। अब कृषि समाचार विस्तार से। इस बार आम पैदावार अधिक मात्रा में होने की संभावना है। लखनऊ के आम फलपट्टी क्षेत्र काकोरी, मलिहाबाद, मालबख्शी का तालाब में पेड़ों में अच्छी बौर देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में दशहरी, लखनऊ सफेदा, चौसा आम के अतिरिक्त कई प्रकार की प्रजातियों के बाग हैं। किसानों को आशा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार आम की भरपूर उपज होगी और उचित मूल्य भी मिलेगा। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य उद्यान विशेषज्ञ ने कीटों व रोगों के प्रकोप से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि खिले हुए बौर पर कीटनाशकों का छिड़काव न करें। जब सरसों या मटर के दाने के बराबर फल आ जाए तब छिड़काव करना लाभप्रद होगा। देश के आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक के अनुसार पछुआ हवा से आम की फसल को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है। इस समय जो मौसम बना हुआ है, जिस तरह से गर्मी हो रही है, अगर ऐसा रहा तो ये बौर के लिए अच्छा ही है। इससे बौर में ज्यादा से ज्यादा फूल निकलेंगे, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। गुणवत्ता युक्त आमों को विदेश में निर्यात करने के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले वर्ष मौसम प्रतिकूल होने से बड़े रोगों व कीटों के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी। कन्नौज जिले में लहसुन की अच्छी पैदावार होती है। इस फसल से काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। जिला उद्यान अधिकारी बताते हैं कि 1 एकड़ लहसुन की फसल में 1 लाख से 2 लाख तक का फायदा हो जाता है। इतने रकबे में 25 से 30 क्विंटल पैदावार होती है। जिले में लगभग 400 हेक्टेयर में लहसुन की पैदावार होती है। एक किसान भाई के अनुसार 1 एकड़ लहसुन की फसल में करीब 20 से 22 हजार की लागत आती है। अधिकतर फसल में फायदा होता है। उद्यान विभाग द्वारा जिले में 35 हेक्टेयर जमीन के लिए लहसुन गांठ किसानों को दी गई थी। हर साल लहसुन और प्याज की फसल के लिए इसका वितरण होता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में उन्नत नस्ल की गाय भैंसों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। साहिवाल, मुर्रा जैसी नस्ल सुधारने वाली गाय भैंसों की मांग उत्तर भारत में लगातार तेजी से बढ़ रही है। इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध दूसरे राज्यों से कम पूर्ति के कारण पशुओं के दाम बढ़ रहे हैं। एक पशुपालक ने बताया कि 10 लीटर तक दूध देने वाली भैंस हमको 80,000 रुपए तक मिलती है। भारत में भैंसों की 13 नस्लों में से मध्य हरियाणा की मुर्रा भैंसों की मांग सबसे ज्यादा है। ये नस्ल खास तौर पर अपनी ज्यादा दूध देने की क्षमता की वजह से मांग में है। लखनऊ स्थित पशुपालन विभाग के उपनिदेशक बताते हैं कि पशुपालक ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गाय भैंस खरीदते हैं। मांग बढ़ने से पशुओं की कीमत भी बढ़ती है और दूर से लाने में पशुपालकों का खर्चा भी अधिक हो जाता है। प्रत्येक किसान औसत 70% अनाज, भोजन, बीज और बिक्री के लिए भंडारित करते हैं और भंडारण के दौरान अनाज की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आती है। इस गुणवत्ता को फसल कटाई के बाद बीजों को कम नमी और कम तापमान पर रखने से काफी समय तक रोका जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्कृत बीज की यदि सही देखभाल एवं भंडारण नहीं किया जाए तो इसका प्रभाव बीजों की अंकुरण क्षमता पर पड़ता है, जिसके कारण लगभग 10% अनाज बर्बाद हो जाता है। बीज भंडारण की उचित विधि अपनाकर फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों को खलिहान से बीज अच्छी तरह से सफाई के बाद ही भंडारण करना चाहिए। बीज में नमी की मात्रा 8 से 9% होनी चाहिए। भंडारण गृह में विंडो ट्रैप व ग्रेन प्रोब का इस्तेमाल करके कीड़ों के आगमन का पता लगाकर उसका सही उपचार करना चाहिए। गेहूं, जौ, बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में दिनांक 4 मार्च से 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान मेले में किसानों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों पर फल, फसलों, पशुओं व मत्स्य आदि से संबंधित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों का अवलोकन कराया जाएगा। साथ ही फसलों व सब्जियों के नवीनतम बीज और फलों की उन्नत प्रजातियों के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तापमान में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों को खासा ध्यान रखने की जरूरत है। डेयरी उद्योग से जुड़े एक व्यक्ति ने बताते हैं कि मेरे पास पली विदेशी गायों पर खर्च ज्यादा आता है। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही मौसम में इसका खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना इसका असर दूध पर पड़ता है। गायों की देखरेख में काफी खर्चा आता है। भारत सालाना लगभग 16 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है। इसमें 51% उत्पादन भैंसों से, 20% देसी प्रजाति की गायों से और 25% विदेशी प्रजाति की गायों से आता है। शेष हिस्सा बकरी जैसे छोटे दुधारू पशुओं से आता है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के 18वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिनांक 4 मार्च 2017 को राज्यपाल राम नाईक 55 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे, जिनमें चांसलर मेडल, वाइस चांसलर मेडल और यूनिवर्सिटी मेडल शामिल है।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अख्तर हबीब की मौजूदगी में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 702 छात्र छात्राओं को उपलब्धियां भी वितरित की जाएंगी, जिनमें कृषि स्नातक व परास्नातक कोर्सों के साथ ही पीएचडी की 48 उपलब्धियां भी सम्मिलित हैं। और आइए नजर डालते हैं मौसम आधारित कृषि संबंधी सलाह और सुझावों के बारे में। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए सभी फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई शाम के समय जब हवा की गति कम हो तब करें। किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुआई हेतु A4 परबनी क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुआई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए ये तापमान उपयुक्त है। किसानों को सलाह है कि उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। टमाटर, मिर्च आदि सब्जियों की तैयार पौध की रुपाई कर सकते हैं। रुपाई से पूर्व पौध की जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड 1 घोल में 15 से 20 मिनट डुबोकर उपचारित करें, ताकि चूसक कीटों के प्रकोप से बचा जा सके। बुआई से पूर्व 10 से 12 टन प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में जुताई के समय उपयोग करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों, लौकी, टिंडा, तुरई, सीताफल, ककड़ी, करेला, तरबूज, खरबूजा आदि की बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कैप्टान या थिरम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई से पूर्व 10 से 12 टन प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में जुताई के समय उपयोग करें। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। प्रदेश की अपनी मंडियों में चावल का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 2200 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 2340 रुपए, फैजाबाद में 2250 रुपए और हरदोई में 2280 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1860 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 1780 रुपए, फैजाबाद में 1890 रुपए और हरदोई में 1900 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। अरहर लखनऊ की मंडी में 6600 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 7800 रुपए, फैजाबाद में 6900 रुपए और हरदोई की मंडी में 7300 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। प्याज लखनऊ की मंडी में 950 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 800 रुपए प्रति कुंटल, फैजाबाद में 900 रुपए और हरदोई में 820 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। आलू लखनऊ की मंडी में 550 रुपए प्रति कुंटल, शाहजहांपुर में 400 रुपए, फैजाबाद में 520 रुपए और हरदोई में 380 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर भेंट होगी, तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस समय जो है टमाटर की जो फसल है वो लगभग परिपक्व अवस्था में है और तुड़ाई का काम चल रहा है। इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रायबरेली के आशानंदपुर गांव में, जहां पर लगभग 60 से 70% से ज़्यादा लोग जो है वो टमाटर की खेती करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से फसल के रूप में अगर देखा जाए टमाटर की खेती ही होती है, और भी फसलें लगाई जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से टमाटर की फसल यहाँ पर लगाई जाती है। इसीलिए इस ग्राम के आशानंदपुर ग्राम के जो है वो नीरज पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके खेतों में हम इस वक्त खड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो है टमाटर मुख्य रूप से क्यों करते हैं और अगर करते हैं तो क्या क्या विधियाँ वो अपनाते हैं। आइए हम नीरज पटेल जी से बात करते हैं। नीरज पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहते हैं कि जो ये आप किस तरीके से जो है खेती किसानी की आपने शुरुआत की, अगर की है तो कौन कौन सी फसल लगाते हैं और मुख्य रूप से टमाटर ही इस वक्त क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो है आप कब से लगभग खेती किसानी कर रहे हैं। जी, हम लगभग 10 साल से टमाटर लगा रहे हैं। जी, से आप टमाटर की फसल यहाँ पर करते हैं, तो अगर टमाटर जब लगाते हैं तो उसके लिए किस तरीके की विधियाँ अपनाते हैं, कोई खास तरीका है बुआई करने का? जी, हम लोग पहले बीज लाते हैं दुकान से, बीज ला के नर्सरी करते हैं। नर्सरी जब हमारी तैयार हो जाती है तब हम लोग जो है खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई करने के बाद उसमें हम लोग लगभग 50 किलो DAP प्रति एकड़ और 25 किलो पोटास और जिंक लगभग 5 किलो, इस तरह से हम लोग नीचे डाल के जुताई करने के बाद लगभग 43 सेंटीमीटर की एक नाली टाइप में बनाते हैं। नाली बनाने के बाद उसमें जो है हम 1-1 फुट पर लगभग 1.5 फीट पे पौध को लगाते हैं, रोपाई करते हैं और रोपाई करने के बाद
हमारा पौधा जब 1 फीट का हो जाता है लंबाई में, तो उसकी बंधाई के लिए हम लोग तार या बांस जो है बांस गाड़ कर पूरे खेत में बांस गाड़ते हैं। लगभग 15-15 फीट पर उसी नालियों में, जो नालियाँ बनाई जाती हैं, जो रॉस टाइप जिसको हम लोग आम भाषा में रॉस कहते हैं, वो लगभग 15-15 फीट पर हम लोग बांस गाड़ते हैं। और बांस गाड़ने के बाद जो है तार खींचा जाता है। तार खींचने के बाद उसमें हम लोग तोड़ द्वारा इसके एक एक डांड को हम लोग तोड़ में बांधते हैं, तोड़ से बांधते हैं। और तोड़ से बांधने के बाद हमारा पौधा और बड़ा होता है। लगभग जब एक तार पर पहुंच जाता है तो उसके बाद हम लोग दूसरा तार उसी के ऊपर से खींचते हैं। दूसरा तार जब खींचते हैं तो उसके ऊपर जब पौधा बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते वो दूसरे तार तक पहुंच जाता है। दूसरे तार तक जब पहुंच जाता है तो उसकी जो है लगभग समय पूरा अपने पेड़ अपने परिपक्व हो जाता है। और वो जो फल हमारा ज़मीन में नहीं गिरता है, ज़मीन में न गिरने की वजह से जो हमारी मिट्टी है सड़ना शुरू हो जाता है, ये सब नहीं होता है। मतलब पौधों को सहारा दे दिया जाता है ताकि पौधे नीचे की ओर न झुके और जो है फसल को नुकसान ना हो। जैसे कि आपने बताया कि मेड़ पे लगा के आप काम करते हैं, ये पौधों को सहारा देते रहे। जो खाद और उर्वरक है उनकी आप व्यवस्था किस तरीके से करते हैं? क्या समय है जिसके हिसाब से आप डालते रहते हैं? जी सर, जैसे आपने बताया कि 50 किलो पहले जो है 1 एकड़ में, उसके बाद हम लोग 1 महीने के बाद फिर जो है 50 किलो DAP और 25 किलो पोटास और जिंक सब मिला करके फिर डालते हैं। और डालने के बाद जो है हम लोग फिर रॉस चढ़ाते हैं, फिर मिट्टी से फावड़े से फिर हल्की हल्की माटी चढ़ाते हैं, जिससे हमारा जो है पौधा विकास करे। तो एक फसल के दौरान लगभग कितनी बार आपको ये खाद की जरूरत पड़ती है? सर लगभग 2 बार करते हैं, अमूमन 2 बार करते हैं, जरूरत पड़ने पर 3 बार। 2 से 3 बार फसल के दौरान आप जो है खाद का जो है प्रतिपूर्ति करते हैं। सिंचाई की व्यवस्था आप किस तरीके से करते हैं? कब जरूरत पड़ती है आपको सिंचाई की? सिंचाई व्यवस्था सर जब लगाते हैं तो लगाने के बाद की जाती है जी। और लगाने के बाद जब हम लोग करते हैं तो लगभग 15-15 दिन में सिंचाई होती रहे। हमारे लोगों के पास समरसेबुल हैं, समरसेबुल के द्वारा हम लोग सिंचाई करते हैं। इन नालियों में पानी जाता है, इससे हमारा पौधा दोनों तरफ सीखता है। तो मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि लगभग एक फसल के दौरान जब टमाटर इस समय चूंकि परिपक्व अवस्था में है, हम देख सकते हैं टमाटर लगे हुए हैं खेतों में, तो लगभग कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी? आप कितनी बार करते होंगे? लगभग सर 12-13 बार और कभी कभी 15 बार भी सिंचाई होती है। मतलब लगातार खेतों में नमी आप बरकरार रखते हैं? नमी बरकरार जब जरूरत होती तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिससे सामान्यतः क्या होता है कि अगर आप निरीक्षण खेतों का ना करें तो खरपतवार ज्यादा लग जाता है, पौधों को नुकसान होता है, उससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं? उससे बचाव के लिए निराई के लिए हम लोग निराई करते हैं। खेत की सफाई बहुत जरूरी है, खेत साफ सुथरा रहना चाहिए। और इसमें जब रोग वोग लगता है तो हम लोग दवा डालते हैं जी। दवा डालते हैं। दवा लगभग 20-25 बार डालनी पड़ती है, हाँ, कीटनाशक दवा। आपके अनुभव में जानना चाहता हूँ, जो कि जो सामान्य तौर पर आप खेती करते रहते हैं और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उतना आप खेतों में उसकी प्रतिपूर्ति करते रहें ताकि एक बेहतर उत्पादन हमें किसान भाई को मिलता रहे। आप क्या अनुभव अपने बांटने चाहेंगे किसान भाई के साथ कि जो है वो क्या क्या ध्यान रखें एक फसल के दौरान जब वो खेतों में लगाएं? जी, जब टमाटर लगाएं तो लगभग 15 दिन बाद जब हमारी नर्सरी खेत के जब उसमें रॉस में लगाई जाए तो उसके बाद हम लोग कार्बेंडाजिम की छिड़काव कर दें और M45 का दोनों को मिलाकर छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारा जो है रोग न लगे, कोई कीटनाशक न लगे, यही उपाय करते हैं। और टमाटर जो है पेड़ पौधा देखते रहना चाहिए कि पत्तियों में कोई रोग तो नहीं लग रहा है। और लगभग सुबह शाम हम लोग खेत जरूर जाते हैं, सुबह शाम खेत का निरीक्षण करें, नहीं तो दूसरे दिन कोई ना कोई रोग लग जाता है। जैसे लगातार किसान भाई परंपरागत रूप से खेती किसानी करते रहते हैं, वैज्ञानिक सलाह कितनी महत्वपूर्ण है आपके दृष्टिकोण से? सर वैज्ञानिक सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो कुछ जिले में डॉक्टर हैं, दरियापुर में हमारा केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ के डॉक्टर लोग आते हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं, हम लोग उनसे भी सलाह लेते रहते हैं और फ़ोन करते हैं तो वहाँ के डॉक्टर आते हैं, हम लोगों को पूरी बीज जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि लगातार किसान भाइयों को खेतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और अगर किसी भी तरीके कोई उनको असुविधा लगे या कोई परेशानी लगे तो जो है वो जो कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेना चाहिए ताकि बेहतर उत्पादन खेतों में प्राप्त कर सकें। तो इन सभी जानकारियों के लिए जो अपने अनुभव बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमने बात की नीरज पटेल जी से और उनसे जाना उनके अनुभव की किस तरीके से वो टमाटर की खेती कर रहे हैं। आइए अब सीधे वैज्ञानिक से बात करते हैं, कृषि वैज्ञानिक महोदय से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तकनीकी अपनानी चाहिए ताकि बेहतर जो है उत्पादन हो सके टमाटर का। आइए सीधे बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर टमाटर की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से किस तरीके की तकनीक उनको अपनानी चाहिए ताकि एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर जो है वो एक अति महत्वपूर्ण फसल है और इसमें लाइकोपीन की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है इसमें। तो इसकी खेती जो आप कर रहे हैं उसको आप अगर आगे भी ले जाएंगे तो आगे भी आपको इसमें अच्छी रकम मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो खेती प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि भूमि का चुनाव। आप देखते होंगे इस गांव में गर्मी के सीज़न में धान की खेती होती है। उन खेतों में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं, उन खेतों में, खाली खेतों में करते हैं, तो वहाँ पे रोग जो होता है टमाटर का, उसका जो पानी रहने की वजह से रोग मर जाते हैं, रोग के संरोप। इसलिए जो है आप उन भूमि को आप ले सकते हैं। इसके बाद भूमि शोधन। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि भूमि शोधन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि टमाटर में अधिकतर बीमारियां जो होती हैं वो भूमि जनित होती हैं, मृदोड़ होती हैं। इसलिए आप भूमि शोधन जरूर करें। भूमि शोधन करने का महीना जो है वो मई जून का महीना है, और मई जून के महीने में अगर आप भूमि शोधन करते हैं तो उससे रोग के संरोप जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसके लिए बहुत सरल तरीका आपको करने का, गर्मी में 3 से 4 गहरी जुताई आप अपनी ज़मीन की करिए और इसके बाद पानी छिड़क के 2 काली पॉलीथीन शीट से उस ज़मीन को ढक दीजिए। इसको निर्जर्मीकरण कहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है ब्राज़ील देश में और इजराइल देश में जो है की जा रही है। और इस शोधन की क्रिया से आप जो अभी जैसे देखते हैं कि रोग आपके खेतों में लग रहा है या बारंबार जो आप फफूंदनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उससे जो है आपको अवश्य लाभ मिलेगा। भूमि का शोधन आप जरूर करें। बिल्कुल, भूमि शोधन से शुरुआती दौर से पता चल जाता है कि किसान भाई को आगे चलकर फसल के साथ किस तरीके से जो है कौन कौन चीज़ों की प्रतिपूर्ति करनी है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि अगर बुआई कर रहे हैं किसान भाई तो क्या खास तरीका अपनाना चाहिए उनको बुआई के लिए। बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि बीज शोधन जो करना है, बीज शोधन किसान भाई कभी कभी चूक जाते हैं करने में, तो बीज शोधन जरूर टमाटर के बीजों का करें। बीज को प्रमाणित जगह से खरीदें और अच्छे बीज के चुनाव के बाद उन बीजों का शोधन आप जरूर करें। इसके लिए आपके पास मार्केट में तमाम दवाएं उपलब्ध हैं। पहले तो आप कार्बेंडाजिम इस्तेमाल करते रहे होंगे, अभी जो है नई दवा टेबुकैनोजोल भी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं बीज शोधन के लिए। नर्सरी आप लगाएंगे और नर्सरी जो है छाएं वाली जगह आप नर्सरी लगाएं, वहाँ पे जो नर्सरी वाली बेड है उस बेड को जो है आप ट्राइकोडर्मा से अवश्य शोधित कर लें और उस नर्सरी में आप टमाटर के बीजों को आप लगाएं। जब टमाटर की पौध 4 से 5 सप्ताह की हो जाती है तो उन पौधों को निकालें। निकालने के बाद आपको करना क्या है कि उन जड़ों को जो है आपको पुनः शोधन करना है, और ये भी किसान भाई लोग चूक जाते हैं। तो इसको जो है आपको ज़रूर ध्यान देना है कि उन पौधों को जो आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाएंगे उनकी जड़ों को आप 20 मिनट तक कार्बेंडाजिम, नहीं तो टेबुकैनोजोल, नहीं ट्राइकोडर्मा, ये कोई भी चीज़ मिल जाती है आपको, कोई भी रसायन मिल जाता है, तो आप उससे आप ज़रूर शोधन करें। उसके बाद जो है उनका रोपण खेतों में आप करें। इस तरह से किसान भाइयों को रोपण करना चाहिए खेतों में। खासकर ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि जब खाद उर्वरकों का प्रयोग करें तो कितनी मात्रा में करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको थोड़ी बहुत जो है जानकारी दूँ मैं। आप टपक सिंचाई जरूर अपनाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो उर्वरक की मात्रा है वो जो है कम हो जाएगी, उर्वरकों की प्रयोग जो कम हो जाएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो खरपतवार वगैरह जो है उस पर भी आपका नियंत्रण मिलेगा। और जो आपने पूछा, जैसा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये उर्वरकों का कैसे प्रयोग करना है, तो उर्वरकों के प्रयोग के लिए जैसे आप मिट्टी में आप उर्वरक डालते हैं, तो मेरा ये मानना है
कि अगर आप पर्णी छिड़काव करते हैं यानी कि पत्तियों पे आप छिड़काव करते हैं तो उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो आप ऐसे यूरिया की जो आप डोज डाल लेते हैं खड़ी फसलों में, उससे उसको ना डाल के, क्योंकि उससे रोग बढ़ता है और रोग की आक्रामकता बढ़ती है यूरिया के प्रयोग से, तो उसको ना डाल के आप जो है पर्णी छिड़काव पे आएँ। और तब मार्केट में तमाम तरह के पर्णी छिड़काव के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, जिनके छिड़काव से आप जो है लाभ पा सकते हैं और लाभ पाके आप रोग के सहित रोग नियंत्रण और टमाटर की अच्छी उत्पाद आप पा सकते हैं। रोगों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, खासकर ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है किसी भी फसल के दौरान, खासकर टमाटर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कैसे किसान भाई उनकी पहचान करें और कैसे उनका निवारण करें? किसान भाइयों, देखिए मैंने आपको बताया कि टमाटर जो है, आप नर्सरी से बात करते हैं तो नर्सरी में पौधशाला में आर्द्र गलन लगता है रोग। और आर्द्र गलन जो है नर्सरी वाली जितनी भी सब्जी वर्गीय पौधे हैं उसमें आर्द्र गलन लगता है। इसमें लक्षण जो हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि पौधे जो हैं वो गिरने लगते हैं, ज़मीन से जो सतह से ऊपर तना है वो गल के गिरने लगता है। और ये जो है रोग मुख्यतः जो है मिट्टी जनित फफूंदों के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको भूमि शोधन करना बहुत ज़रूरी है। भूमि शोधन के लिए मैंने बताया ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, थायोफिनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आप इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। अगला रोग जो है वो आपका अगेती झुलसा रोग लगता है टमाटर में, जो कि वो भी जो है काफ़ी नुकसान करता है। वो टमाटर की जो पौध होती है 45 दिन के आसपास जब हो जाती है तब ये रोग दिखता है। और आप जब देखेंगे किसान भाइयों, लक्षण बहुत इसके सरल हैं पहचानने में। आप देखिए पत्ती में तो गोल गोल छल्ले जो हैं पत्तियों में बन जाते हैं, और इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि अगेती झुलसा रोग आपके खेत में लगा है। तो ये भी जो रोग है इसको भी आप नियंत्रण करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए थे, भूमि का चुनाव, मिट्टी का शोधन, बीज का शोधन, ये प्राथमिक जो उपाय हैं वो आपको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जब भी आपको रोग दिखे तो आप जो है अच्छी फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। कार्बेंडाजिम से आप शुरुआत कर सकते हैं और बाकी जो अन्य फफूंदनाशक हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो है मुख्य रूप से किसान भाई को टमाटर की खेती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर रोगों से बचाव का। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से जब फसल हमारी तैयार हो जाए और जब फसल तैयार होने के बाद उसकी तुड़ाई कैसे करें और तुड़ाई करने के बाद बाजार में कैसे ले जाएं ताकि एक बेहतर उत्पादन प्राप्त हो, यानी मार्केटिंग कैसे करें, विपणन कैसे करें? किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि मार्केटिंग जो है एक आपके लिए चुनौती बन गई है, और मार्केटिंग को आपको सरल बनाने के कुछ मैं उपाय बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या करना है कि जब भी आप फल तोड़ते हैं तो फल में जो है आपकी सड़न की जो क्रिया प्रारंभ होती है वो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम से होती है, जिसका प्रभाव कम करने के लिए आप कैल्शियम का पर्णी छिड़काव करें। कैल्शियम का पर्णी छिड़काव का फॉर्मुलेशन जो है आपको मार्केट में मिलेगा, आप वहाँ से खरीदें। उसके बाद जब भी आप इन फलों पे, तैयार फलों पे छिड़काव करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, और इससे फलों की जो शेल्फ लाइफ है, जो उसकी सड़न की गतिविधि होती है फलों में तोड़ने के बाद, वो कम हो जाती है, जिससे 5 से 10 दिन जो है फल की लाइफ बढ़ जाती है तोड़ने के बाद। तो इसका कैल्शियम का प्रयोग आप कर सकते हैं इसके लिए। यानी एक तरीका है जिस तरीके से जो है वो किसान भाई जब बाजार में इसको बेचेंगे तो एक बेहतर मूल्य मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो है मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखें, खास तौर तरीके से रोग से कैसे निवारित करें ताकि बेहतर उत्पादन मिल सके और बाजार में एक बेहतर मूल्य मिल सके, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं मौसम समाचारों पर। इस सप्ताह मौसम लगभग सामान्य रहेगा। दिन के समय धूप खिलेगी पर रात के समय तापमान में कुछ नमी आएगी। आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, पर शनिवार को कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के समय हल्की धुंध की भी संभावना है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में बीते 24 घंटों का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी लगभग 34% रही और हवा की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
सूर्योदय प्रातः 6:27 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर होने का अनुमान है। इसी प्रकार वातावरण में नमी 25% के आसपास रहेगी और हवा की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार।